किया था। सिंचाई पानी का मुद्दा बड़ा व्यापक मुद्दा है इस क्षेत्र पर। और देखें तो ये मामला बहुत सी बार कहा जा रहा है कि वहां ट्रिब्यूनल में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। पंजाब में स्थिति अलग है, हरियाणा में स्थिति अलग है, राजस्थान में अलग स्थिति। अभी तीनों जगह सरकारें अलग अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं वसुंधरा सरकार में, तब वहां भी मनोहर लाल खट्टर जी की बीजेपी सरकार थी और वहां पर अकाली दल की जो बादल प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार थी, बीजेपी के साथ ही, और ऊपर भी मोदी जी की सरकार थी। ऐसे में यहाँ के सांसद महोदय, आपको लगता है क्या वो प्रभावी तरीके से लोकसभा में नहीं बोल पाते, या अपने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इन दिनों तो गजेंद्र जी शेखावत है, राजस्थान से आते हैं, अर्जुन मेघवाल जी राजस्थान से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 3 से 4 केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठते हैं राजस्थान के। फिर ये पानी की समस्या अगर बनी हुई है तो इसके लिए एक विधायक को दोष देना एक अलग बात है, चाहे विधायक कोई भी रहे हो आज तक। इनके पहली बात तो इनकी समस्या, इनसे समस्या का हल होना ही नहीं है, क्योंकि पंजाब हरियाणा कांग्रेस अगर राज्य सरकारों का विवाद है तो वो केंद्र ही देखेगा। केंद्र सरकार अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई कर क्यों नहीं रही है? और अब तो आप बीजेपी के पदाधिकारी एज ए कार्यकर्ता आपने ज्वाइन कर लिया है, तो जाहिर तौर पर आप भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से भी मिले होंगे, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से भी मिले होंगे। क्या अब आप वो पूरी रिपोर्ट उनको सौंपेंगे कि इस समस्या का इस प्रकार से निवारण करें? मेरा ये मानना है कि इस मैटर को सुलझाने के लिए विधायक सबसे अहम कड़ी होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी सरकार के साथ में हो। विधायक को इस पूरे सिस्टम का अध्ययन करके सामंजस्य के साथ राज्य सरकार और भारत सरकार से वार्तालाप करनी चाहिए। राज्य सरकार और भारत सरकार को वर्तमान जो स्थिति है उसका अध्ययन करके अधिकारियों के माध्यम से उसका समाधान निकालने के लिए जिसको बोलते हैं कड़ी के रूप में काम करना चाहिए, सेंटर के रूप में काम करना चाहिए। वो काम नहीं हो पाया है, भले विधायक कोई रहे हो, मेरा ये मानना है। क्योंकि विधायक के तो रोज रोज ये चीजें सम्मुख आती हैं, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय नेतागण हैं, उनको तो पूरा देश देखना होता है, विधायक को अपना स्थानीय सिस्टम देखना होता है। स्थानीय सिस्टम के हिसाब से जो भी विधायक गण रहे हैं, मेरा यह मानना है कि उन्हें उस सक्षमता और उस दृष्टि के साथ, उस कार्यक्षमता के साथ में इस पे कार्रवाई का अभाव रहा है, मेरा ये मानना है। अभी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल तैयार होगी? क्या मान के चलें इस मुद्दे का सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल, मैं मेरी ओर से आपके माध्यम से सारे संबंधित जनमानस को सूचना देना चाहता हूं कि मैं इसका ठीक से अध्ययन करूंगा। ठीक से अध्ययन करने के बाद सक्षमता के साथ हर स्तर पे मेरी ओर से नेगोशिएट करवाऊंगा, मेरी ओर से वार्तालाप करवाऊंगा, और जितनी मेरी पीड़ा है उससे सवाई पीड़ा अगले को महसूस हो, ऐसा योजना बना के मैं उनको दूंगा। मेरी ओर से इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है, विकराल रूप धारण कर रखा है। इसका एक तरफ समाधान होना चाहिए, यस या नो। नो तो हमेशा के लिए नो, यस तो किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जाए। नो है तो उसका भी मेरे पास में सवाल है कि भाई आप नो किस आधार पे बोल रहे हैं। पानी जो है वो राष्ट्रीय संपदा है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, कोई राज्य विशेष का नहीं है, वो पूरे देश की संपदा है। उसको नियमों के अनुसार, जो प्रावधान है उनके अनुसार उसका बंटवारा होना चाहिए। उसके लिए मैं सचिव स्तर से लेकर, मुख्य सचिव से लेकर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव तक इसको परस्यू करवाऊंगा। ये मैं मेरी ओर से करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है। डॉक्टर एसपी सिंह जी, ये तो बात रही सिंचाई पानी के मुद्दे की, और ऐसे क्या जनहित के मुद्दे समझते हैं जिनका आपको लगता है कि इस चीजों में और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है? और पिछले 5 साल के इस कार्यकाल को, विधायक बलवान पूनिया के कार्यकाल को देखें तो आप क्या मानते हैं किन चीजों का अभाव रहा? निपुणता संभव है कि हर किसी से नहीं आती, संपूर्णता कभी होती ही नहीं है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ नई चीजें जरूरत होती है। काम बहुत हुए हैं, लोग बाग भी कर रहे हैं, विकास कार्य खूब हुए हैं, कॉलेज खुले हैं, सड़कें बनी हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, बहुत सी चीजों में सुधार हुआ है और सुधारों की आवश्यकता भी है। आप ज्यादा नेगेटिव किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किन चीजों का आपको अभाव लगा और किन चीजों को आपको लगता है और सुधार की आवश्यकता है? एक तो मैंने बताया ना कि हम आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखें, वो तो अच्छी बात है,
एक दूसरे से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। मैं मेरा सोच बता रहा हूं, ठीक है ना। आम आदमी को जब लगता है कि दहशत का माहौल है तो ये अच्छी बात नहीं है। आम आदमी का सोच कोई मेरे या आपके बनाने से नहीं बनता है, आम आदमी का सोच बनने में समय लगता है। तो मेरी ओर से मेरा ये मानना है, एक जनप्रतिनिधि को अगर आपके पास में शासन प्रशासन का केंद्र अगर आप बनते हैं, शासन और प्रशासन का अगर आप केंद्र बनते हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रजातंत्र की एक खूबी है कि अपने आदमी का काम तो पहले होना चाहिए, लेकिन वाजिब काम हर आदमी का होना चाहिए। किसी आदमी को थाने तहसील में जाते हुए या एसडीएम के पास जाते हुए डर लगता है, ये अच्छी बात नहीं है, मेरा ये मानना है। अगर मेरे कोई अध्यापक गण हैं या कोई सरकारी मुलाजिम है, उसको ये लगता है कि यार मैं फला आदमी से बात कर रहा हूं, इससे मेरा विधायक नाराज हो जाएगा, देख लेगा, तो ये इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। मैं मेरी सोच बता रहा हूं। ये स्कूल खूब खुले, मैं बधाई देता हूं, अच्छी बात है, लेकिन स्कूलों के अंदर क्या पढ़ाने वाले उस संख्या में हैं जितने होने चाहिए? क्या वो इतने पोटेंशियल रखते हैं जो इंग्लिश मीडियम का बराबर का वो स्कूल रखता है जो 50 साल से है? निश्चित रूप से टाइम लगता है, अच्छी बात है, स्कूल खुला, मैं अच्छे बधाई भी देता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उन स्कूलों के अंदर खाली ये बड़ा भवन या खूबसूरत भवन है की बजाय अगर वहां पे पोटेंशियल वाले वो शिक्षक हों, वो लोग हों जो उसमें पारंगत हों। पहले देखिए, कोई प्लानिंग करते हैं उससे पहले 3-4 चीजें देखनी होती हैं। कितना खर्चा लगेगा, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, मैन पावर कैसी होगी, मैन पावर का स्किल कैसा होगा, हमारे स्टूडेंट के हिसाब से स्किल का लेवल क्या चाहिए। आपने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलाया, बधाई देता हूं, अच्छी बात है, लेकिन एग्रीकल्चर कॉलेज की क्या पोजीशन है? पढ़ाने वाला एक टीचर नहीं है। सरकार ने नियम ऐसे बना दिए कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए, पीएचडी से काम नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा। आपके सरकारी सिस्टम में ही नेट क्लियर लोग नहीं है। मैं दूसरे को नसीहत दूं, पहले मैं मेरे सिस्टम को सुधारूं ना, मेरा ये मानना है। तो सरकार के लेवल पे हैं ये चीजें, खाली एक विधायक नहीं कर सकता, लेकिन ये हैं बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी जिसको बोलते हैं गैप है ये सर्विस डिलीवरी के अंदर। आपने अस्पताल को अच्छा किया, डॉक्टर साहब जब एमएलए थे तो आपका 30 बेड का हॉस्पिटल था, 50 का बनाया। सरकार ने नीति बनाई 50 वाले सारे 100 में होंगे या 100 वाले 150 में हो, अच्छी बात है, सब डिविजनल हॉस्पिटल बना, लेकिन हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसी हैं? मेरा यह मानना है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले भी प्रधानमंत्री तो थे ही ना, लेकिन उसके बाद में देश की जो सोच है, देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक है, इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो यूटिलाइजेशन है, उसमें कितना रात दिन का फर्क आ गया। आईएएस तो उस टाइम भी वही थे, पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सोच और समझ ऐसी होनी चाहिए जिसमें समरसता हो, जिसमें सामंजस्य हो, और जिसमें मैं ये मानता हूं कि मैं जहां काम करता था वहां नए काम करने वाले लोग भी सब जगह होते हैं। नए काम करने वाले को मैं सोचूं यार इसको तो हटा दूं, इसका तो खिंचाई कर दूं, मैं समझता हूं ये अच्छी सोच आज के जमाने में नहीं है। की बजाय नए काम करने वालों को मैं ऐसा उदाहरण पेश करूं कि काम करने वाला तो बहुत आनंदित महसूस कर रहा है और नहीं करने वाला मायूस है। तो ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। ये वाली चीजें हैं, इनमें सुधार करना चाहिए। अब आखिरी साल में ही सारा काम क्यों हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि खाली विधायक महोदय की वजह से हो रहा है या दूसरी कोई, सरकार के लेवल पे इतनी सारी चीजें हुई हैं। 45,000 करोड़ रुपया आप सोशल सर्विसेज पे खर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, बधाई देता हूं मैं आपको, लेकिन उधार लेके घी पीने की बजाय उधार लेके मैं फैक्ट्री लगाऊं या पशु लेके आऊं या कोई दुकान खोलूं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। 45,000 करोड़ खर्च करके अगर 90,000 लोगों को नौकरी दे देते तो मेरा ये मानना है 90,000 घरों का फायदा हो जाता। मतलब ये प्लानिंग की बात है, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं किसी चीज के, पर उसका जो वे ऑफ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का जो गैप है उसमें मेरे ख्याल में कुछ परिवर्तन करना चाहिए। ये मैं मेरा सोच बता रहा हूं। देखिए, आदमी भाषा का प्रयोग है, वो हमेशा उसका ज्ञान कैसा है, भाषा के लिए आदमी का ज्ञान कैसा है, विवेक कैसा है और उसका चरित्र कैसा है, उसी के अनुरूप वो भाषा का प्रयोग करता है। तो भाषा तो मैं समझता हूं हम सबकी समृद्धशाली होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब भादरा में कम से कम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और स्पष्ट और एक प्रकार से न्यायिक जो होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा। लेकिन आप इसी बीच में राज्य सरकार की जो योजनाओं पर चले गए, राज्य सरकार या कांग्रेस सरकार, या मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, या वामपंथी विचारक हैं, वो मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं निजीकरण का, कि वो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और
अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि हम ओपीएस वापस लेकर आए, हमने कर्मचारियों की भर्तियां निकाली, हमने बहुत व्यापक स्तर पर लोगों को रोजगार दिए, हमने गरीब लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आए, सार्वजनिक ढांचे को मजबूत किया, महात्मा गांधी स्कूल खोले, इससे जाहिर सी पोस्ट तो क्रिएट हुई ही है और उन पोस्ट पर कोई न कोई युवा तो लगेगा। कॉलेज खुले हैं तो वहां भी पोस्ट क्रिएट हुई है, तो ये सार्वजनिक ढांचा तो मजबूत हुआ ना। तो मोदी सरकार के निजीकरण, मोदी सरकार जी ने भी तो कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, लेकिन वहां भी तो 2 करोड़ रोजगार नहीं है। क्या आप कभी बीजेपी से विधायक या एमपी बनेंगे तो क्या वहां पर भी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए, जिस प्रकार से अभी आपने राज्य सरकार के लिए बोला कि ये चीजें आपने जल्दबाजी में ला दी, आपने जल्दबाजी में जो 45,000 करोड़ रुपए की सोशल जो योजनाएं लेकर आए उन पर आपने जो बात कही, क्या कभी आपको लगा बीजेपी सरकार भी तो जल्दबाजी में कई योजनाएं ले आती है, चाहे उसका नाम जीएसटी हो, चाहे उसका नाम कोई और योजना हो, बहुत सी ऐसी योजनाएं जिनको बाद में संशोधन भी किया गया, जरूरतें भी पड़ी। क्या मानते हैं निजीकरण और समाजवाद में कितना फर्क आप महसूस करते हैं? आप देखिए, जहां तक देश को चलाने की नीतियों का सवाल है, आपको नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने थे वो दौर याद होगा। उस टाइम जो फैसले लिए थे 90 के दशक में, आज वो सारे के सारे फैसलों का अनुसरण कोई भी प्रधानमंत्री बने कर रहा है, करना पड़ेगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज एक्सेप्टेबल है दुनिया में, आप उससे इतर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, ठीक है ना। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जैसा आपने बताया, जैसे भारत सरकार वाली आप बता रहे हैं जल्दबाजी में ले आते हैं, आप मेरे को एक ऐसी योजना बताइए, जैसे आपने जीएसटी का नाम लिया, जीएसटी के बाद में टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा तरीके से इंप्रूव हुआ है, उसमें जो जो कमी खामियां आ रही हैं उनको धीरे धीरे रेक्टिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है ना। जीएसटी के बाद में कर की संरचनात्मक ढांचा है, उसमें एकरूपता आ गई। पहले पता ही नहीं था चप्पल कहां बन रही है, कितनी बन रही है, 500 चप्पल बना रहा है, 3 लिख के दे रहा है। अब कम से कम 500 चप्पल बन रही है तो 500 रिकॉर्ड में तो आ रही है ना। तो इससे आम आदमी को तो फायदा हो रहा है ना। अब देखिए, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए हैं, 4 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ 60 लाख लोगों को गैस का कनेक्शन दिया है। आप मोदी जी की सरकार की बात मैं आपको बता रहा हूं, जिन चीजों से मैं हमेशा प्रेरित रहता हूं, प्रभावित रहता हूं। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो मैंने बताया पक्का मकान दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वच्छ शौचालय की सौगात दी है। नौजवानों की बात करें, हमारे देश के अंदर पिछले 9 साल में 7 आईआईटी और 7 आईआईएम नए खुले हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है। हमारे मेडिकल कॉलेज पहले 394 होते थे, वो 697 हो गए हैं। ये पिछले 9 साल की बात है, जो जिसमें मैं भी कंट्रीब्यूट किया था, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। आप देखिए, सरकार की नीतियों के अंदर अगर कहीं कमी खामी है तो एक आदमी उसको नहीं कर सकता। आपको जब विधानसभा, राज्यसभा या लोकसभा मिलती है, उस प्लेटफॉर्म पे आप तर्क संगत तरीके से अपनी बात को शालीनता के साथ रखते हो तो 10 सपोर्टर आपको और मिल जाते हैं। और वहां पे आप अपनी बात को इस तरीके से रखते हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। ये जमाने का दस्तूर है, मैं गलत नहीं कह रहा आपको। और इस चीज को आप जहां चाहें वहां टेस्ट करके देखें। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा बन गया जिसमें, मेरा ये मानना है कि शालीनता, समरसता और जिसको बोलें कि एक रूपता आम आदमी को लगे, वो आपको ज्यादा सूट करती है। मैं मेरा सोच बता रहा हूं। तो राजस्थान सरकार ने जो अभी योजनाएं शुरू की आम आदमी के लिए, बिजली 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन के फ्री, 500 रुपए में उज्ज्वला जो कनेक्शन थे उनको गैस सिलेंडर, इसके अलावा किट मिल रही है, जो राशन की किट मिल रही है, चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना या दुर्घटना बीमा योजना। क्या ये योजनाएं आपको लगता है कि बीजेपी सरकार इन पर कटाक्ष करती है कि ये एक प्रकार से रेवड़ियां बांटी जा रही है? क्या ये जनहित में नहीं है? क्या ये उन गरीबों को, जिनको मोदी सरकार ने शौचालय दिए, जिनको मकान दिए, जिनके लिए आपने जिस प्रकार से बताया और भी चीजें की, क्या ये उनके लिए राज्य सरकार करें तब ये वो पैमाने में नहीं बैठते कि ये गरीबों के लिए किया जा रहा है
और वो सारी योजनाएं गरीबों के लिए की जा रही है। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसकी व्यापक रूप से विवेचना होती रहती है समय समय पे। मेरा इसमें इतना सा निवेदन है कि हम जो भी योजनाएं लेके आते हैं उसमें एक तो ये देखना चाहिए आपकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, ये कितने टाइम तक सस्टेन कर पाएगी। आप देखिए 100 यूनिट बिजली वाला है, पहले 50 था, 100 कर दिया, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक आदमी को 100 यूनिट फ्री करने के बाद में दिन में 4 घंटे बिजली नहीं मिले, 6 घंटे बिजली नहीं मिले की बजाय अगर उस आदमी को सस्ती बिजली बिना फ्री के भी अगर 20 घंटे 22 घंटे मिल जाए और सस्ती मिल जाए तो वो ज्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करता है, मेरा ये मानना है, ठीक है ना। बिजली के लिए भी हमने आपको भी पहले बताया था, एक सुझाव भी भेजा था पहले, और उसमें मेन सुझाव हमारा ये था कि सोलर के ऊपर 50 से 60% तक आप वो दे दो, 50 से 60% तक सोलर पे आप सब्सिडी दे दो, तो बहुत सारे लोग सोलर को अडॉप्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्शन का अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए, ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, जनहित के अंदर जो फैसले लेती है और जनता को अच्छा लगता है वो फैसले उस सरकार के हिसाब से तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन जनता उसको किस रूप में स्वीकार करती है वो एक बड़ी बात है। देखिए, मकान फ्री देना और किट फ्री देना दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर मुझे किट फ्री नहीं मिला है तो मैं मेहनत करके कोई न कोई काम धंधा करके कमाई करके मेरे पेट पालने की मैं व्यवस्था करूं और मुझे मकान सर ढकने के लिए मिल जाए, दोनों के अंदर आप देखिए कंपेयर करके देखें, बड़ा फर्क मिलेगा आपको। ये बात सही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ठीक लगती है, मुझे नहीं लगती, और मुझे ठीक लगती है वो आपको नहीं लगती। तो सर, अब वापिस हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत जी की सरकार है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार चला रहे हैं। कितना फर्क समझते हैं दोनों सरकारों में? और आपने तो बीजेपी की वसुंधरा राजे की सरकार थी तब भी काम किया और अब गहलोत सरकार के साथ काम किया, क्या बड़ा फर्क महसूस समझते हैं? सिर्फ ये कि निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा अधिक है और तेज गति से निर्णय को लागू करते हैं, इसके अलावा आपको क्या ऐसा फील हुआ कि इसमें ये बड़ा फर्क है? देखिए, योजना बनाने और योजना को लागू करने में रात दिन का फर्क है दोनों सरकारों में। आप खुद महसूस करेंगे हर फील्ड के अंदर। वहां पे योजना बनाने से पहले एक्सरसाइज बहुत लंबी चौड़ी होती है बीजेपी में, योजना बनाने से पहले, और यहाँ योजना तत्काल बनाते हैं और लागू भी तत्काल करने का प्रयास करते हैं, तो फेल्योर रेट ज्यादा है। वहां की योजना को एग्जीक्यूशन में फेल्योर रेट नहीं है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिनको उज्ज्वला योजना के अंदर लाभ नहीं मिला है? आप गिनेंगे तो गिनती के मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि योजना बनाई उस टाइम तय किया था, अब इस सेगमेंट को कवर करेंगे, अब इस सेगमेंट को कवर करेंगे, पहले सो कॉल्ड बीपीएल को कवर करेंगे, उसके बाद में दूसरे को, फिर मार्जिनल को, छोटे को। तो ये फर्क बड़ा फर्क होता है, ये फर्क बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। ये खाली मैंने उदाहरण दिया है, इसी तरह से आप दूसरी चीजें देखें, उनमें भी आपको रात दिन का फर्क मिलेगा। योजना बनाने में वहां समय ज्यादा लगा के जब लागू करते हैं उसमें कम समय लगाते हैं। वहां इस वाले में हमारे स्टेट में योजना फटाफट बनाते हैं, रात को योजना बनती है, सुबह लागू करते हैं, वो तो आधी अधूरी रह जाती है, बैठ नहीं पाती है। आप देखें फ्री किट के ऊपर कितना विवाद चल रहा है, मतलब डिपार्टमेंट से लेकर, जहां शुरू में उसने कहा मेरा नहीं है, उसने कहा नहीं मेरा है। अब बीजेपी गवर्नमेंट में मजाक कोई ऐसे बोल दे कि मेरा नहीं है, मंत्री लेवल के आदमी क्या क्या बोल रहे हैं। अब सरकार होटलों से चली, ये हमारे शोभा थोड़ी देता है हमारे राज्य को, अच्छी बात नहीं है, लेकिन चली थी, ये हकीकत है। और उसी सरकार के जो पार्ट थे वो बाद में क्या क्या बोलते हैं बताओ आप, ये अच्छी बातें नहीं है। तो मेरा ये मानना है, जैसा आप बता रहे थे, राजनीति में सुचिता का अभाव जो है वो नौजवान पूरा कर सकता है, नौजवान को राजनीति में आना चाहिए। आप इतना तार्किक बात करते हैं, आप इतना एक प्रकार से स्वच्छ स्पष्टवादिता और राजनीति में सुचिता की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक सुचिता राजस्थान में अगर कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश की गई तो किसके कहने से हुई? महाराष्ट्र में अगर आज के दिन बीजेपी सरकार में आई, आपने सरकार तो भाजपा ने गिराई, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करके सरकार गिरा दी, गोवा में सरकार गिरा दी। इसके अलावा कितने उदाहरण होंगे जहां पर सरकारें पिछले 10 साल में गिराकर बीजेपी ने बना ली। तो ये राजनीतिक सुचिता, ये मापदंड, ये पैमाना, आप बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए आपको बुरा नहीं लग रहा, या आप भी एक प्रकार से, आप अभी कह रहे थे क्या मजाल है कि बीजेपी सरकार में कोई मंत्री बोल पाए,
क्या इसके कारण लोग चुप हैं? आप देखिए, मेरा ये मानना है कि इसका मुझे बहुत गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। ये बहुत ही व्यापक प्रश्न, व्यापक परिप्रेक्ष्य के अंदर इसका जवाब चाहिए। तो वहाँ के क्या हालात थे, कैसे थे, क्यों बने, ये तो बड़ा प्रश्न है। ठीक है ना। चलिए, बीजेपी के बारे में जब सवाल आया तो आपने टाल दिया, चलिए अच्छी बात है। एज ए पॉलिटिकल लीडर अब आप परिपक्व भी धीरे धीरे हो चले हैं, और परिपक्व पहले से थे, क्योंकि पहले भी आपका पब्लिक डीलिंग का काम है और अब भी पब्लिक डीलिंग, राजनीति भी एक पब्लिक डीलिंग ही है। ऐसे में क्या विजन है आपका, पॉलिटिकल विजन? अगर 2023 में आपको जनता मौका देती है, कैसे कर पाएंगे इन चीजों में सुधार जो आप चाह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में सुधार हो? कोई ऐसा पॉलिटिकल विजन जो जनता को आप बताना चाहें? आप देखिए, मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि जहां अच्छाई होती है वहां बहुत सारी चीजें आपके साथ अच्छाई को सपोर्ट करने के लिए आती हैं। मेरा ये मानना है। जैसे हमारे नगर पालिका क्षेत्र की क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं। 100 करोड़ से रुपया ज्यादा उनको पेमेंट कर दिया, काम उन्होंने दिल्ली का नहीं किया। हकीकत है, आप चारों तरफ देखें, क्या इसको एक विधायक ताकत लगा के ठीक नहीं कर सकता? क्या बात है? तो ये तो गलत बात है, मेरा ये मानना है। इस पे ध्यान देना चाहिए। हमें मौका मिलता है तो इस तरह के इशू ही नहीं आने देंगे, गारंटी देता हूं मैं। इस तरह के इशू आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? सबको पता होगा, काम चाहिए, सिर्फ काम चाहिए, काम चाहिए। एक विधायक को वो करना चाहिए, वो सब करना चाहिए जो एक विधायक को करना चाहिए। एक विधायक को वो कुछ भी नहीं करना चाहिए जो उसको नहीं करना चाहिए। मैं इस मानस का आदमी हूं। चलिए, अब बहुत सी बातें हो चली हैं। अगर भादरा की राजनीति का जिक्र करें तो आज तक के इतिहास में बहुत से ऐसे विधायक आए हैं जिनका नाम अभी तक लिया जाता है, चाहे आपके रिलेटिव चौधरी ज्ञान सिंह जी हो, चौधरी लालचंद जी हो, उसके बाद संजीव बेनीवाल जी, जयदीप जी, जो आपके समकक्ष एक प्रकार से नेता है आज के दिन, वो विधायक बने। अगर आपसे मैं पूछना चाहूं तो कौन सा ऐसा नेता आपकी नजर में बना जो भादरा के लिए आपको लगा कि ये सबसे बढ़िया नेता था उस काल में, उस समय में? क्या लगता है आप, कोई एक चूज करना पड़े, आप किसको चूज करना चाहिए? ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है मेरे लिए जवाब देना, लेकिन फिर भी मुझे ज्ञान सिंह चौधरी सबसे अच्छे लगते हैं कि उन्होंने एक अपने विजन के जरिए एक ऐसी नहर की संकल्पना की थी और उसको धरती पे लाके साकार भी किया था। उनको समय नहीं मिला बाद में, नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो कुछ गांव बच गए, अगर उस दौर में ताकत लगाते, उस दौर में जो प्रारंभिक दौर था, तो ये काम नहीं बचते। मुझे उनका जो काम था वो मेरे को आज भी जो सबसे ज्यादा पसंद है वो नहर का काम है कि वो नहर लेके आए। बहुत अच्छी बात थी, ठीक है ना। हमारे क्षेत्र के लिए विशेष रूप से, जहां पूरा 90% इलाका बारानी था। अब आप माने नहीं माने, 40% से ज्यादा इलाका हमारा नहरी क्षेत्र बन गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा काम था उनका। चौधरी ज्ञान सिंह जी के कामों को अगर आप देखें तो उसी टाइम में नहरें, कॉलेज, स्कूल सब जो हुए थे वो बने थे, शुरुआत हुई थी। अगर अभी आपके समकक्ष नेताओं में से आपसे कोई मैं जानना चाहूं, संजीव बेनीवाल जी हैं, जयदीप डूडी जी हैं, विधायक बलवान पुनिया जी हैं, डॉक्टर सुरेश चौधरी, जाहिर सी बात आपके छोटे भाई हैं तो आप उनको एक बार हटा दें। इन तीन विकल्प में से आपको कौन बेहतर ज्यादा नेता नजर आता है, जो ज्यादा जनता के हित में, जनता के करीब रहता है, या जनता की बात करता है, या जिसने ज्यादा काम करवाए? किस मानक पे आप इनको रखते हैं? अब ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है मेरे सामने। मैं तीनों को ही अच्छा मानता हूं। जो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनको हम आगे बढ़ाएं। मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि मौका मिले तो मुझे वो शक्ति मिले, वो शक्ति प्रभु मुझे दे कि मैं इनके जो जो अच्छे काम जनहित में इनके हैं उनको मैं आगे बढ़ाऊं। सभी अच्छे हैं आपकी नजर में? निश्चित रूप से इनके कुछ काम ऐसे हैं जो सभी के अच्छे हैं, कुछ काम। हाँ। अभी जिस प्रकार से अगर आपसे राय ले भारतीय जनता पार्टी भादरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट किसको दी जाए, आपके सामने दो ही ऑप्शन रखें, संजीव बेनीवाल जी और जयदीप डूडी, आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आप देखिए, ये काल्पनिक सवाल है। इस तरह के सवाल पार्टी मुझसे नहीं पूछेगी, क्योंकि मैं खुद इसमें दावेदार हूं, तो पार्टी मुझसे कतई नहीं पूछेगी। चलिए, लास्ट सवाल, अब रैंडमली सवाल हमने आपसे पूछ लिए, और क्या जनता
अब जानना चाह रही है कि जनता, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप अगर विधानसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिलती है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आपको लोकसभा का चुनाव लड़ा दे चूरू से। क्या आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा है? क्योंकि बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं, जैसे चूरू से जब लोकसभा जो सांसद है राहुल कसवा, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करवा चुकी है पार्टी, लगभग फाइनल है वो चूरू से लड़े या राजगढ़ से। ऐसे में सांसद, लोकसभा सांसद पद का चुनाव लड़ने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या इस प्रकार का आपको कोई फीडबैक पार्टी की तरफ से या कार्यकर्ताओं की तरफ से मिला है? आप देखिए, ये भी बड़ा इस तरह का प्रश्न है जो मेरे समक्ष प्रथम बारी आया है। इसके बारे में मैं और गंभीरता से सोचूंगा। वर्तमान में तो मैं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया है। बाकी पार्टी फैसला करेगी, जो भी करेगी, पार्टी जो निर्देश देगी वही करेंगे। अभी आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? एकदम से। अगर पार्टी मुझे निर्देश देती है तो 100% आम जन को साथ में लेके चुनाव में जाएंगे। आप अभी लगभग 120 गांव का दौरा कर ही चुके हैं पूरी भादरा विधानसभा क्षेत्र का। क्या फीडबैक आ रहा है लोगों का? आपसे मिलकर क्या महसूस करते हैं? हालांकि आप खुद से ही लोगों को एनर्जेटिक महसूस कराते हैं, एक अच्छी बात भी है। आपके बारे में लोग बाग कहते हैं, हर कोई अच्छा सुनना पसंद करता है, अपने बारे में फीडबैक भी चाहता है हर कोई। जो कुछ न कुछ जिसने टारगेट, जिसने गोल निर्धारित किए हैं, वो कम से कम वो सुनना भी चाहता है कि हमारे बारे में फीडबैक क्या मिल रहा है। आपके पर्सपेक्टिव से, आपके नजरिए से किस प्रकार का फीडबैक? ये तो आप बताएं मेरे को, मुझे कैसे मालूम चलेगा? हमें तो पता ही है सर कि लोग बाग कह रहे हैं अच्छा है, अच्छा विकल्प बन सकते हैं, लेकिन खुद को भी ये क्यूरियोसिटी रहती है जाहिर तौर पर। खुद के कार्यकर्ता आकर बताते भी हैं। उन चीजों को कितना आप सारगर्भित करके बता पाए? देखिए, मैं गांव में जाता हूं तो मुझे तो उत्सव जैसा माहौल मिलता है हर जगह पे, ठीक है ना। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब से ऊपर मुझे हर आदमी का स्नेह मिलता है। मुझे अच्छा लगता है वो। और आपकी जानकारी के लिए मैंने हजारों लोगों के व्यक्तिगत काम किए हैं, उनकी संख्या भी 50,000 से ज्यादा है मेरे जीवन में। ये जो मैं 2-3 साल यहाँ उससे पहले के बता रहा हूँ, उसमें 29,000 से ज्यादा लोग ऐसे भादरा के हैं जिनके मैंने व्यक्तिगत काम किए हैं। मैं उम्मीद नहीं करता कि मौका मिले तो वो मुझे वोट देंगे, मैं उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि वो मेरी खिलाफत कभी नहीं करेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं आप साहब चिकित्सा अधिकारी थे, आपने ये किया, आप CMHO थे, हम इतने जनों का ये समस्या थी, आपने ये किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक बार करीब 450-500 बच्चे रात को 10 बजे मेरे घर आए। मैं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी था, पूरे हनुमानगढ़ जिले के थे। उसमें से 250 से ज्यादा बच्चे भादरा के थे, ठीक है ना। तो मैंने ये नहीं पूछा कहाँ के हो, क्या हो, लेकिन अब मैं गांव में जाता हूं तो मालूम उनका क्या इशू था कि आज हमारा मेडिकल हो जाए तो हम रात को ट्रेवल करके सुबह ज्वाइन कर लें, अदरवाइज कल दोपहर बाद इस पद पे स्टे आ जाएगा। कोई टीचर रिक्रूटमेंट की बात है 2013 की, आप भी पता करना, ठीक है ना। अब वो अध्यापकगण मेरे से मिलते हैं, अरे साहब आपने रात को 2:30 बजे भी हमारा काम कर दिया था। मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था मुझे ये काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करने का जो मन था, काम करने का जो मंतव्य है, काम करने का जो सोच है आपका, आपकी जो कार्यशैली है, वो अगर जनता पसंद करती है तो निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति होती है। मुझे तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि सब ठीक ही है। अब बाकी तो अब आप लोग, जनता, आमजन क्या सोचता है वो तो वो जाने। अच्छा, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है। आप सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं। सरकारी ऑफिसर्स के बारे में आम लोगों की धारणा है वो थोड़ी ये रहती है कि काम वाम नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है। हालांकि आपका बैकग्राउंड ये लग रहा है आप शुरुआत से ही मिलनसार रहे हैं। ऐसे में आज जो भादरा क्षेत्र के 20-30 हजार सरकारी कर्मचारी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? और एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर जब खुद चुनाव लड़ रहा है तो उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? आप देखिए, मैं आपके माध्यम से सारे सरकारी कर्मचारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों के तहत और प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप जिसका जो हक बनता है वो उसको दिलाना चाहिए। उसको शिक्षा वाले को शिक्षा देनी चाहिए, रेवेन्यू वाले को रेवेन्यू का काम करना चाहिए, टैक्स वाले को टैक्स का काम करना चाहिए, PhD वाले को PhD का काम करना चाहिए। करना वो चाहिए नियमों के तहत जो सही है और सबके लिए करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के निर्देश आने पे ही काम करूं, ऐसा सोच कतई नहीं रखना चाहिए। मैं हर सरकारी कर्मचारी अधिकारी को कहता हूं, मैं मेरे जमाने में नीचे चिकित्सक कंपाउंडर से लेकर नर्सिंग अफसर से लेकर ऊपर ADM तक ये कहता था
मैं एडीएम को ये कहता था, यार आपको एसडीएम बना सकते हैं क्या? मैं मेडिकल अफसर को कहता था, आपको नर्सिंग अफसर बना सकते हैं क्या? मैं नर्सिंग अफसर को ये कहता था कि आपको नीचे वाला पद दे सकते हैं क्या? कि नहीं दे सकते। तो मैंने कहा काहे को चक्कर में पड़ते हो, सही काम करें, आपको बड़ा स्नेह मिलता है। मेरा ये मानना है पॉलिटिकल लोग भी उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, रियल पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं। तो मैंने तो देखा है, कोई भी सरकार रही हो, मुझे तो हर जगह अच्छा काम करने की वजह से उन लोगों ने आगे बढ़ने का मौका दिया। सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो काम उनको करना चाहिए वो हर हालत में हर आदमी के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं, उसमें चूजी नहीं होना चाहिए, उसमें सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि एक का कर दूं, बी का नहीं कर दूं, सी का कर दूं, डी का नहीं करूं। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहता हूं आपको। एक कलेक्टर के यहाँ लाइसेंस, बंदूक का लाइसेंस, वेपन का लाइसेंस लेने वालों की लाइन लगी रहती है। हर जिले में हजारों होते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, डिसीजन लेना है। अब आपका पॉलिटिकल इंचार्ज जो है सिस्टम का, वो अगर आपको रिकमेंड करे और आप नहीं करो तो उनको भी बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। मैंने मेरे जिलों के अंदर सिस्टम बना दिया कि प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए, मंत्री, ये जो मांगते हैं इन सबको लाइसेंस दो, ठीक है ना। इनके अलावा किसी को नहीं दो। के साथ साथ अगर किसी आदमी की जान का खतरा है और पुलिस की रिपोर्ट फेवरेबल आती है तो उसको तत्काल दो, ठीक है ना। मतलब खाली आप देखिए, एक जिले में 2-3-4 हजार लोग लाइसेंस मांगने वाले होते हैं। मुझे ध्यान है अच्छे से, एक सर्वोच्च स्तर से मेरे पास में रिकमेंडेशन आई थी किसी जिले में, और मैंने विद फोल्डेड हैंड रिक्वेस्टेड ऑन टेलीफोन, आई एम सॉरी। तो उनको बुरा लगा होगा, लेकिन बाद में उन्होंने पता किया क्या क्या करता है, तो मालूम चला कि उन्होंने ही अप्रिशिएट किया कि यार बहुत अच्छा आदमी है। फिर तो भाई जो करना है सबके लिए करो, नहीं करना है किसी के लिए नहीं करो। जान का खतरा चाहे दूध वाले को है चाहे सेठ जी को है, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही थी, अब एक चीज और, आपके कई आईएएस साथी, कई आईपीएस साथी इन दिनों बीजेपी में मिल रहे हैं, बीजेपी में अपने, उनको एक प्रकार से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बीजेपी में अगर आप केंद्रीय मंत्रियों की संख्या देखें, उसमें 10 से ज्यादा ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जो पूर्व में सचिव रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी आपके साथ आईएएस रह चुके हैं। कितना संपर्क है, और क्या आईएएस के जरिए क्या बीजेपी सरकार क्या ढूंढ रही है आमजन के लिए, क्या नेताओं में क्या कोई परिवर्तन लाना चाहती है, किस प्रकार, क्या ऐसी स्ट्रेटजी है? मेरा ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का अगर जीवन में काम अच्छा रहा है तो प्रशासन को ठीक से चलाने में हर स्तर पे इनकी आवश्यकता होती है, प्रशासन को ठीक से चलाने में। तो अगर इस सोच के साथ में इनको लिया जा रहा है, और आपने देखा होगा अच्छा काम कर रहे हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, बताइए कितना शानदार काम है उनका। तो इस तरह के दूसरे भी एग्जाम्पल हैं सारे। तो आप जैसे आपने अर्जुन राम जी का, माननीय मंत्री महोदय का आपने नाम लिया, माननीय अर्जुन राम जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो एससी के कानून मंत्री बने हैं, ठीक है ना, कानून मंत्री बने हैं, विधि न्याय मंत्री हैं, और बहुत अच्छा काम है इनका। तो अच्छी बात है ना, तो ये मेरे को तो अच्छा लगता है, मतलब ठीक है ना। आपको फीलिंग आती है, आप भी आईएएस रह चुके हैं, अब राजनीति पारी की शुरुआत कर रही हैं, टिकट मिलेगी, विधायक बनेंगे, आप भी मंत्री बन ही जाएंगे? मेरा ये मानना है कि ये सब काम पार्टी को करना होता है। मैंने राजनीति को सेवा का जरिए के रूप में लिया है। मैं मेरे अंतःकरण से बात आपको बता रहा हूं, और जनमानस को, विशेष रूप से नौजवानों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग मेरे को देख के या मेरे जैसे अन्य लोग जो हैं उनको देख के आप अपना मन बनाएं कि राजनीति में, जैसा अभी आपने बताया, सुचिता का अभाव है। सुचिता को तर्कसंगत तरीके से स्थापित करने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। मैं कतई नहीं सोचता कि मैं एमएलए बन गया तो ये कर दूंगा, मैं मंत्री बन गया तो ये कर दूंगा, या मैं एमएलए बन जाऊंगा मैं मंत्री बन जाऊंगा। नहीं, मैंने अब आई सरेंडर्ड बिफोर भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है मेरे को किस रूप में काम लेना है। बाकी मैं लगातार काम करता रहूंगा, जहां भी मेरे को मौका दिया जाएगा, जिस रूप में मुझे दिया जाएगा। हाँ, मैं ये गारंटी देता हूं कि मेरी वजह से जीवन में किसी को भी उलाहना नहीं आने दूंगा, मेरी वजह से, चाहे मुझे कोई काम सौंपा जाए। भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है, 2,72,000 वोट हैं। संजीव बेनीवाल जी जब 2013 में विधायक बने, उनको 60,000 के आसपास वोट मिले थे, और जब वो हारे तब उनको 58-59,000 वोट मिले। मतलब उससे ज्यादा वोटों की जरूरत है अगर बीजेपी को यहाँ पर अपना विधायक बनाना है। क्या मानते हैं कहां तक लेकर जा सकते हैं 2,72,000 में से?
अगर आपको बीजेपी चेहरा बनाती है तो? अब 1 लाख से ज्यादा वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, मेरे को नहीं, जिसको भी बनाएंगे। जिसको भी हाँ, मेरी ओर से मेरा ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में मन बन चुका है लोगों का। भादरा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते, मैं भी यही प्रयास कर रहा हूं लगातार। आपने मेरे पहले इंटरव्यू देखे, तब भी आपने कहा था 1-2 बार कि भाई ये कम से कम अब ये कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। तो विचारधारा की बात है, फिर विचारधारा इंसान, इंसानियत और इंसाफ वाली कामयाब होगी, मेरा ये मानना है। लेकिन अभी जिस प्रकार से वसुंधरा राजे सिंधिया आई गोगामेडी परिवर्तन यात्रा में, उन्होंने संजीव बेनीवाल जी का हाथ पकड़ के लोगों के सामने अभिवादन करते हुए कहा कि मैं आपकी भावनाओं को समझ चुकी हूँ। उनका इशारा ये था कि वो विधानसभा की टिकट अगर उनके कहे अनुसार बंटती है तो वो संजीव बेनीवाल जी को टिकट देंगे। ऐसे में आपके जो कार्यकर्ता थे वो डिमोरलाइज भी हुए थे उस दौरान। हालांकि अभी फिर आपके पक्ष में एक प्रकार से सूचनाएं भी आ रही है कि टिकट शायद वसुंधरा राजे खेमे को ना मिले, क्योंकि वसुंधरा राजे को भी दरकिनार किया जा रहा है। जिस प्रकार से कल की जो 25 तारीख की रैली थी पीएम मोदी जी की, वहां पर भी देखने को मिला। ऐसे में जो ऊपर की गुटबाजी है वो आप जैसे कार्यकर्ताओं को कितना प्रभावित करती होगी नीचे? अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों के जवाब देने के लिए कौन क्या करेगा, कैसे करेगा के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। और मैडम से मतलब उनका किस तरह का लगाव है, स्नेह है, वो जानते हैं। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बाकी ये ऐसी पार्टी है जिसमें व्यक्ति का नहीं, सिस्टम काम करता है। व्यक्ति काम कम करता है, सिस्टम काम करता है। ये ऐसी पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट का फैसला राज्य की चुनाव समिति, देश की चुनाव समिति और संसदीय दल अंत में फैसला करता है। टिकट के लिए मेरा ये मानना है। सब अच्छा ही होगा, सब बढ़िया होगा। चलिए डॉक्टर एसपी सिंह जी से आज बातचीत हो रही थी खूब सारी। एक सवाल पर और आएंगे, तब तक आप जलपान कर सकते हैं। डॉक्टर एसपी सिंह जी के बारे में बता दें कि इनके संबंध ना सिर्फ यहाँ तक हैं, बल्कि जो बलराम जाखड़ जो परिवार है पंजाब से, सुनील जाखड़ जी, वो भी इनके रिलेटिव है। वो भी आजकल बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जो विनोद चौधरी जी हैं, हनुमानगढ़ से विधायक है कांग्रेस से, हालांकि वो भी इनके रिलेटिव है। कई जगह इनके जो राजनीतिक रिलेशनशिप है, एक प्रकार से कह सकते हैं, वो इनके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदारी में पड़ते हैं। ऐसे में इनको जो कहा जा रहा है कि टिकट मिलने की प्रबल संभावनाएं है, वहां से भी इनके लिए एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है। वहां से भी इनका नाम आगे प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जैसा हमारा मानना है। राजनीति में गॉडफादर होना भी चाहिए और राजनीति में जरूरी भी है राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर कि उनके रिलेटिव हो, उनके लोग हों जो आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा के लोगों को बताएं कि हमारा इस प्रकार का व्यक्ति टिकट मांग रहा है, उनको टिकट देनी चाहिए। राजनीति में रिलेशनशिप कितना काम करती है। और सुनील जाखड़ जी आपके रिलेटिव है, हमें ये सूचना भी मिली। हनुमानगढ़ से विधायक है, वो भी आपके रिलेटिव है। हालांकि रिश्तेदारी का हमें नहीं पता कितनी कौन सी रिश्तेदारी आपकी है। तो क्या राजनीति में संबंध भी काम आते हैं? आप देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है, संबंध अपनी जगह होते हैं, मेरा ये मानना है। ज्ञान सिंह जी मेरे सगे वाइफ के चाचा लगते हैं। आमने सामने चुनाव लड़े थे, मैंने उनकी प्रशंसा भी की है, तो अच्छे काम किए उसके लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता और कैडर बेस्ड पार्टी है। मैंने बहुत समझ विचार मनन मंथन के बाद में फैसले लिए हैं। जो भी लिए हैं सब लोग अच्छा ही करेंगे, मेरा ये मानना है। सब लोग अच्छा करेंगे। ठीक है। चलिए एक अंतिम सवाल रह गया जो मैं भूल गया। भादरा के राजनीति के इतिहास में डॉक्टर सुरेश चौधरी और डॉक्टर एसपी सिंह का नाम इसलिए जाना जाता है कि वो जब भी आए उन्होंने टिकट काटी है। आपने अपने जो आपके काक ससुर हैं ज्ञान सिंह जी, रिश्तेदारी, उनकी टिकट 1993 में कांग्रेस की आपने काट दी। उसके बाद 2008 में फिर आपने टिकट, बीजेपी की टिकट थी वो भी कटी। उसके बाद 18 में कांग्रेस की टिकट आपने जयदीप डूडी परिवार की काट दी। आपने हर एक प्रकार से पॉलिटिकल जो भादरा के चेहरे रहे हैं उनकी टिकट काटने का काम किया। क्या इस बार भी ये इतिहास अपने आप को दोहरा देगा कि डॉक्टर एसपी सिंह जी संजीव बेनीवाल जी और जयदीप डूडी की टिकट काट देंगे?
आप देखिए, मैं इसको दूसरे रूप में सोचता हूं। मेरा ये मानना है कि पार्टी का संसदीय दल फैसला करता है कि किसको टिकट दी जाए। वहां व्यक्ति ज्यादा मायने नहीं रखता, क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कभी 10,000 का चल जाता है, कभी 20,000 का चल जाता है। जो ज्ञान सिंह जी वाली आप बात बता रहे हैं, शुरुआत की जब डॉक्टर साहब को, सुरेश जी को टिकट मिली थी, वो वाली बात मैं अब आपसे शेयर कर रहा हूं दोबारा, कि उस जमाने में एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन हुआ था सीतामढ़ी या कहीं, वहां ये फैसला हुआ था कि 10,000 से ज्यादा जो हारे हैं उनको टिकट नहीं देंगे। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था। फिर बात रही, आप कह रहे हैं कि काटने की, तो 93 में डॉक्टर सुरेश ने चुनाव लड़ा था, 98 तक काम किया। कायदे से 98 में उनको टिकट मिलनी चाहिए थी, कायदे से नहीं मिली ना, तो नहीं, वो पार्टी का ही फैसला था। 98 में संजीव जी को टिकट दे दी, कोई बात नहीं, उन्होंने फिर भी कांग्रेस के साथ ही रहने का फैसला किया, काम किया। फिर वो निर्दलीय विधायक आमजन की मानस, सहयोग और सकारात्मक सोच की वजह से बने थे। हमारे में तो इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन जनता ने चाहा तो बना दिया। फिर 8 तक बीजेपी के साथ ही रहे थे, फिर 8 में किसी कारण से टिकट नहीं मिला, फिर 13 तक बीजेपी के साथ ही थे। तो कहने का मतलब ये पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करता है, इसमें कोई काटने और देने का नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अपना तरीका होता है, उनके अपने आकलन होते हैं। तो मैं तो इस चीज में कतई बिलीव नहीं करता कि कौन काटता है और कौन लेके जाता है। पार्टियां फैसला करती हैं, पार्टी जो फैसला करेगी सिरोधार्य है। आपके कार्यकर्ता बड़े विश्वास में दिख रहे हैं इन दिनों। वो कह रहे हैं कि टिकट फाइनल हो चुकी है डॉक्टर एसपी सिंह जी की, और वो फाइनली बीजेपी से प्रत्याशी होंगे। क्या कोई ऐसा फीडबैक आया या कोई आपने उनको मंत्र दिया ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा कोई मंत्र नहीं दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि कमल का निशान और मोदी जी का सक्षम नेतृत्व तो अच्छे से काम करेगा, हम सब लोग कामयाब होंगे। हमें यही ध्यान रखना है, भले ही कोई टिकट दे, कमल का फूल जिनके पास होगा उसी के साथ मेरे कार्यकर्ता रहेंगे सारे। क्या संदेश देना चाहेंगे भादरा के आम जनमानस को, क्योंकि आज जितना टाइम मिला है, शायद आगे चुनाव के दौरान इतना समय आपको नहीं मिल पाए, ऐसे में क्या पॉलिटिकल संदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम जन को और सभी पार्टियों को भी और सभी आम लोगों को भी, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं, एज ए चुनाव अधिकारी भी आपने जिला स्तर पर काम किया है, तो एज ए चुनाव अधिकारी भी आपका क्या संदेश रहेगा? मैं तो सब लोगों से, विशेष रूप से नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर सुचिता का जो अभाव है राजनीति में, उसको ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लें और सबके बारे में सकारात्मक सोच रखें। किसी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जो आप नहीं सुनना चाहते हो। सारे मतदाताओं से और पूरी जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारे नेतागण से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा के अंदर निश्चित रूप से एक ऐसी उत्कृष्टता लेके आए जिससे आम आदमी को, विशेष रूप से नौजवानों को अच्छा लगे। भविष्य नौजवानों का है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें नौजवानों को आगे बढ़ने का सबसे ज्यादा अवसर दिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो मनोकामनाएं और मनोभावनाएं इस दौरान आपने बीच बीच में व्यक्त की वो फलीभूत हों, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम सब शक्तिशाली बने। चलिए।